हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा चंद्रवंश का छठा टॉपिक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चंद्रवंश के 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 5वां टॉपिक था उसमें हमने बात की थी चंद्रवंशों के करों के बारे में, हमने उसमें डिस्कस किया था। तो दोस्तों, जो आज हमारा ये छठा टॉपिक है चंद्रवंश का, उसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे चंदों का समाज एवं संस्कृति। और दोस्तों, इसके अलावा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चंद शासकों के नेपाल के साथ संबंध के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम चंदों का समाज एवं संस्कृति। तो दोस्तों, इसमें पहला है चंदों के समाज का वही परंपरागत ढांचा था जो देश के मैदानी भागों में था। तो दोस्तों, जो चंदों का समाज क्या चलता था वो पुराना, यानी कि पुरानी जो परंपरा थी उसी के अनुसार क्या चलता था, चंदों का समाज चल रहा था। और जो देश के मैदानी भागों में, यानी कि जो देश के अन्य राजाओं रहते थे दोस्तों, वैसे ही क्या रहते थे, चंद राजा भी रहा करते थे। तो दोस्तों, इसी में आगे है, किंतु चंद राजाओं के अभी तक जितने ताम्रपत्र व अभिलेख मिले हैं उनमें कहीं भी चतुर्वर्ण्य समाज का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों, चंद्रवंश में चतुर्वर्ण्य समाज का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये चतुर्वर्ण्य समाज में कौन कौन आते थे? सुनार हो गया दोस्तों, ओजी हो गया, लेखक हो गया और टमटा इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि चंद समाज में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हमारा सेकंड है, कुमाऊं में जो भी जातियां रहती थी, तो दोस्तों वो अधिकतर कहाँ की थी? कन्नौज, बंगाल, बिहार की थी। तो दोस्तों, वहीं जो कापड़ी नामक ब्राह्मण का मूल कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। तो दोस्तों, ये कहाँ के थे? मूल बंगाल के थे हमारे कापड़ी नामक ब्राह्मण। थर्ड है दोस्तों, मुरारी नामक ब्राह्मण का उल्लेख शीतला मंदिर उत्कीर्ण अभिलेख में मिलता है। इनमें उन्हें द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। तो जो दोस्तों मुरारी नामक ब्राह्मण है उनका उल्लेख किस मंदिर में मिलता है? तो शीतला मंदिर में मिलता है। और उनको यानी कि इस अभिलेख में इनको क्या कहा गया है? द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। तो दोस्तों, पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में किन ब्राह्मणों को द्विजश्रेष्ठ कहते हैं? तो ये कहते हैं मुरारी ब्राह्मण को। और दोस्तों, ये मुरारी ब्राह्मण भी कहाँ थे? राजस्थान के थे मुरारी ब्राह्मण। चौथा है दोस्तों हमारा, कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान राजस्थानी था। तो जो कत्यूरी राजा थे उत्तराखंड में, वो कहाँ से आकर बसे थे? तो उत्तराखंड में वो राजस्थान से आकर उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं में बसे थे कत्यूरी राजा। पांचवें है दोस्तों, नाली का सर्वप्रथम उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है। तो जो नाली का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तमिल साहित्य से मिलता है। छठा है दोस्तों, जोशी एवं पंत नामक ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए। तो जो जोशी एवं पंत ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्हें नेपाल का मल्लवंशी राजा यक्षमल बनारस से नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी बनाने के लिए लाए थे। और दोस्तों, जो हमारे क्या थे, जोशी एवं पंत नामक ब्राह्मण थे, उनको कौन लाए थे? तो नेपाल के राजा यक्षमल लाए थे। और किस काम के लिए लाए थे? तो वो जो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, उसकी पूजा करने के लिए लेके आया था यक्षमल, नेपाल का शासक। सातवें है दोस्तों, यहाँ के प्राचीनतम देवता एड़ी एवं घुरड़ियाँ हैं। तो यानी कि कुमाऊं के प्राचीनतम देवता कौन से होंगे? एड़ी एवं घुरड़ियाँ हैं, जिनकी पूजा दोस्तों वर्तमान में भी की जाती है। एड़ी एवं घुरड़िया देवता की पूजा। दोस्तों, आठवें हमारा, ओझा नामक ब्राह्मण कत्यूरी राजाओं के समय यानी कि कुमाऊं में आए थे। बाद में अस्कोट के राजाओं के दीवान बने। तो दोस्तों, जो ओझा नामक ब्राह्मण किसके समय में आए थे? तो कत्यूरी राजाओं के समय आए थे। और बाद में जो अस्कोट के रजवाड़ी यानी कि राजा, उनके क्या बन गए थे? दीवान बन गए थे। 9 है दोस्तों हमारा, कुमाऊं में चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मण के 3 वर्ग मिलते हैं। तो जो कुमाऊं में क्या है, चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मणों के कितने वर्ग मिलते हैं? तो 3 वर्ग मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला है चौथानी, सेकंड है पंचबीड़िया और थर्ड है खस ब्राह्मण। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में चतुर्वर्णीय समाज में ब्राह्मणों के कितने वर्ग मिलते हैं? तो 3 वर्ग मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें पहला हो गया चौथानी, सेकंड हो गया पंचबीड़िया और तीसरा हो गया हमारा खस ब्राह्मण, जिन्हें स्थानीय भाषा में पीतलिया ब्राह्मण कहते हैं। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में क्या दिया, ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, चतुर्वर्णीय समाज में 3 वर्ग थे। इन्हीं ब्राह्मणों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो पीतलिया ब्राह्मण कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारा, राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर लिखा गया है। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में आए थे राजस्थानी ब्राह्मण, उनके लिए ताम्रपत्रों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए। 11वें दोस्तों, गढ़वाल में इन्हें बरथानी या सरोला ब्राह्मण कहते थे। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में क्या कहते थे, जो
ब्राह्मणों का क्या था, चतुर्वर्णीय समाज था। वहीं क्या कहते थे गढ़वाल में इन्हें बरथानी या सरोला ब्राह्मण कहते थे। तो दोस्तों जो सरोला ब्राह्मण होते थे वो क्या होते थे, तो दोस्तों जो सरोला ब्राह्मण होते थे वो गढ़वाल जो शासन था उनके लिए खाना बनाते थे सरोला ब्राह्मण। अगला है राजपूत दो प्रकार के होते थे। तो कुमाऊं में चंद्रवंश के समय राजपूत कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। पहले वो आर्य राजपूत थे और बाहरी भागों से यहाँ आए थे। चंद्रवंश स्वयं इसी श्रेणी में आते थे। तो दोस्तों जो राजपूत दो प्रकार के थे उसमें पहले वो राजपूत आते थे जो बाहरी भागों से यानी कि उत्तराखंड कुमाऊं में आए थे, उसमें स्वयं क्या थे, चंद्रवंश भी उसी श्रेणी में आते थे। और दोस्तों सेकेंड है हमारा दूसरे राजपूत खस ब्राह्मण थे। तो दूसरे राजपूत कौन थे, खस ब्राह्मण थे जो यहीं के मूल निवासी थे। तो दोस्तों जो पहले हमारे क्या थे राजपूत आते हैं वो कौन से थे, चंद राजा थे जो कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। और जो सेकेंड राजपूत हैं वो यानी कि कुमाऊं के ही क्या थे, खस ब्राह्मण थे जो मूल कहाँ था इनका, कुमाऊं में इनका निवास था। 13 है दोस्तों हमारा वेश्य वर्ग के लिए साहू शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि वेश्य वर्ग के लिए चंद्रवंश में किस शब्द का उल्लेख किया गया, तो साहू शब्द का उल्लेख किया गया है। 14वां है दोस्तों हमारा कुमाऊं में ताम्रपत्रों का उत्कीर्णन का काम सुनार एवं टमटा करते थे। तो जो कुमाऊं में ताम्रपत्र होते थे उनका उत्कीर्णन का काम किसका होता था, तो सुनार एवं टमटाओं का होता था। 15वां है दोस्तों हमारा राजकोल। तो राजकोलों का काम क्या होता था, राज परिवार के लिए कपड़े बुनते थे। यानी कि राजकोल क्या हो गया, चंद्रवंश के परिवारों के लिए क्या करते थे, कपड़े बुनते थे, राजकोल। 16वां है दोस्तों हमारा पौरी। तो पौरी क्या होते थे, राजमहल के चौकीदार होते थे पौरी। 17वां है दोस्तों हमारा बैजनाथ की मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनवाया था। तो दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर का है हमारा बागेश्वर में है, उसमें क्या है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। वो किसके द्वारा बनाया गया था, चंद शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों अगला है हमारा 18वां कासनी पिथौरागढ़ में पंचायतन प्रकार के मंदिर आज भी दर्शनीय है। तो दोस्तों जो पंचायतन प्रकार के मंदिर क्या है, पिथौरागढ़ कासनी में स्थित है पंचायतन प्रकार के मंदिर। 19वां है दोस्तों एक हथिया देवाल मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो दोस्तों जो एक हथिया देवाल मंदिर है वो किसके समान यानी कि किसकी बनावट की तरह है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है। और दोस्तों जो एक हथिया देवाल किसके द्वारा बनाया गया था, ये बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का उपयोग केवल जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो एक हथिया देवाल है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, केवल जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है। 20वां है दोस्तों हमारा थल में शिव मंदिर का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था जो रामगंगा के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जो थल में क्या एक शिव मंदिर है उसका निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया, तो ये रुद्रचंद द्वारा करवाया गया था जो किस नदी के तट पर है, रामगंगा के तट पर स्थित है ये शिव मंदिर। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं चंद शासकों के नेपाल से संबंध। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चंद शासकों के नेपाल के साथ संबंध हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला है अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ स्वयं चंदवंशीय राजकुमार था। तो जो अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता कौन सा हो गया दोस्तों, गंगनाथ, जो क्या था एक चंदवंशीय राजकुमार था जो साधु बनकर कुमाऊं आया था। तो जो चंदवंशीय राजकुमार कौन था, एक गंगनाथ था जो कहाँ का था, मूल नेपाल के थे। और जो साधु बनकर कुमाऊं में कौन आए थे, गंगनाथ। और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, कुमाऊं में ही हुई थी। सेकेंड है दोस्तों हमारा प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद भी नेपाल के थे। तो प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद भी इनका मूल कहाँ था, नेपाली था। थर्ड है दोस्तों हमारा नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का कुमाऊनी भाषा में पूरा प्रभाव देखने को व सुनने को मिलता है। तो दोस्तों नेपाली भाषा कौन कौन सी होगी, नेवारी और खसकुरी। फोर है दोस्तों हमारा कुमाऊं में हिल यात्रा। ये दोस्तों कुमाऊं में हिल यात्रा, आठू देव यात्रा, मकर संक्रांति, घुरड़िया और घी त्योहार, हरेला, ओल्गा पड़ता सब नेपाली रीति रिवाज पर्व उत्सव हैं। तो दोस्तों जो ये कुमाऊं में कौन कौन से त्योहार बनाते हैं, हिल यात्रा हो गया दोस्तों, आठू देव यात्रा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, घुरड़िया, घी त्योहार, हरेला, ओल्गा पड़ता, ये सब कहाँ के पर्व यानी कि उत्सव हैं, ये सब नेपाल के ही ये पर्व उत्सव हैं। पांचवा है दोस्तों हमारा कुमाऊं में पवित्र गोरिल का मूल भी नेपाल है, इसे अब गोल देवता कहा जाता है।
तो दोस्तों जो कुमाऊं में क्या है, गोरिल देवता है, उनका मूल भी कहाँ है, नेपाल में ही है। अब इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो गोल देवता भी कहा जाता है। छठा है दोस्तों हमारा, सीरा में प्रचलित रौत देवता की पूजा का मूल भी नेपाली है। तो दोस्तों यानी कि सीरा डिडिहाट में किसकी पूजा की जाती है, रौत देवता की पूजा की जाती है। इसका मूल भी क्या है, नेपाली है। सातवां है दोस्तों हमारा, चुरमल, कालसिन, भूमिया, एरी या एड़ी, सेम आदि जो देवता भी यहाँ पूजे जाते हैं, उनका मूल भी क्या है, नेपाली है। तो दोस्तों जो चुरमल, कालसिन, भूमिया, एड़ी, सेम आदि जो आदि देवता हैं, उनका मूल भी क्या है, नेपाली है। तो दोस्तों यह है हमारा आठवां, नेपाल में किरातों को किराती या राय कहा जाता है। तो दोस्तों नेपाल में जो किरात है उनको क्या कहा जाता था, किराती या राय कहा जाता था। तो दोस्तों हमारा है नौवां, राय जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। तो दोस्तों राय जाति यानी कि किरातों को ही क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। राय जाति की क्या बहादुरी दे यानी कि बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी, सुब्बा की उपाधि दी थी। यानी कि सुब्बा कौन हुए, किरात जाति हुए। तो दोस्तों हमारा 10वां है, खसों की भाषा खसकुरी थी। तो दोस्तों खसों की भाषा क्या थी, खसकुरी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।